गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोग डिस्कस करेंगे आज के वेबिनार में हेड इंजरी, राइट। और हेड में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया स्कल है, राइट। तो इसी में बोनी इंजरीज भी आ जाएंगी, राइट। यू हैव स्कल, स्कल बोन की इंजरीज हो जाएंगी। स्कैल्प मतलब स्कल के ऊपर जो सॉफ्ट टिश्यू है उसकी इंजरीज की बात कर लेंगे। इसके अलावा हमारे स्कल के अंदर छोटा सा ब्रेन होता है, ब्रेन इंजरीज के बारे में बात कर लेंगे। अगर देखा जाए पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा रिस्की कहाँ की इंजरी है, दैट इज हेड इंजरी। और सबको पता है कि जो हेड इंजरी है, राइट, मान लीजिए मैंने ब्रेन की बात कर लिया, तो यहाँ पे जो न्यूरॉन्स हैं अगर एक बार ये डैमेज हो गए, खासकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, तो कभी ये रीजनरेट नहीं करते। नो रीजनरेशन, राइट। तो जिसकी वजह से हम लोग कह रहे हैं कि अगर किसी को ब्रेन इंजरी हुई है और वहां पे न्यूरॉन्स डैमेज हो गए हैं, तो देर विल बी परमानेंट लॉस ऑफ फंक्शन। जैसे हो सकता है किसी के दोनों पैर काम करना बंद कर दें, स्पाइन की इंजरी हो जाए। हो सकता है सर्वाइकल रीजन की इंजरी हो जाए, इंसान चारों हाथ पैर अपने ना यूज कर पाए। हो सकता है ब्रेन के एक साइड इंजरी हो जाए तो आधी बॉडी पैरालाइज हो जाए, राइट। तो मैं कह रहा हूँ परमानेंट लॉस ऑफ फंक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो गया, जैसे मान लो किसी इंसान को पैरालिसिस हो गया, राइट। मान लो मैंने कह दिया इस साइड ब्रेन की इंजरी हो गई और पैरालिसिस हो गया। अब देखो ये इतना इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि आपको सब कुछ सडन मैनेज करना है, राइट। एक तरीके से इमरजेंसी मैनेजमेंट करना है। अब ऐसा नहीं है कि किसी को हेड ट्रॉमा हो गया तो सीधे उसकी सर्जरी कर दोगे, राइट। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट। जब भी मान लीजिए मैंने कह दिया किसी पेशेंट को हेड इंजरी हुआ, तो यहाँ पे पहली चीज प्राइमरी इंजरी होगी, ओके। प्राइमरी में क्या होगा, स्कैल्प फट गया उसका, राइट। स्कल बोन डैमेज हो गया, ब्रेन डैमेज हो गया, राइट, ड्यू टू ट्रॉमा। लेकिन अगर मान लो मैंने कह दिया आपको कोई विजिबल फ्रैक्चर या प्रॉब्लम नहीं भी नजर आ रहा है, आगे चल के पेशेंट में सेकेंडरी ब्रेन इंजरी हो सकता है। सेकेंडरी ब्रेन इंजरी का मतलब जो पेशेंट आपको लगभग ठीक लग रहा था, हो सकता है उसी पेशेंट में सेरिब्रल एडिमा वगैरह डेवलप हो गया हो सकता है उसी पेशेंट में हाइपरटेंशन डेवलप हो सकता है उसी पेशेंट में प्यूपिल एबनॉर्मेलिटीज आ गई हो सकता है पेशेंट अनकॉन्शियस या कोमा वगैरह में चला गया हो। तो जो मेन एम होता है ट्रीटमेंट ऑफ हेड इंजरी का, वो सेकेंडरी ब्रेन इंजरी को बचाने के लिए होता है, ओके। तो हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे मेनली ट्रॉमेटिक हेड इंजरी एंड ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, ओके। अगर मान लीजिए मैंने कह दिया कि किसी के ब्रेन के अंदर हेमेटोमा बन गया या किसी भी स्पेस में हेमेटोमा बन गया, चाहे वो सब ड्यूरल हो एक्स्ट्रा ड्यूरल हो, तो यहाँ पे आगे चल के हम लोग सर्जिकल मैनेजमेंट की भी बात करेंगे, दैट इज क्रेनियोटमी एंड क्रेनियोप्लास्टी, ओके। एक छोटी सी वीडियो भी आपको दिखाई जाएगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। हेड इंजरी सर्जिकल इमरजेंसीज या इमरजेंसी ट्रीटमेंट मैनेजमेंट के पार्ट में आता है, राइट। ज्यादातर हम लोग देखते हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, राइट, कोई फॉल फ्रॉम हाइट हो गया, बुलेट इंजरीज वगैरह हो गई। यहाँ पे एक आपको डायग्राम दिखा रहे हैं, ये भी हेड इंजरी से रिलेटेड है। अगर ऐसी बॉल किसी प्लेयर को लग जाती है तो तुम लोग बताओ, उसका एक टेस्ट करते हैं। माइक ऑन कर दिया है मैंने। कौन सा टेस्ट करते हैं? कंकशन टेस्ट। कितने लोगों ने सुना है? क्रिकेट कितने लोग देखते हो? अगर हेलमेट पे बॉल लग गई तो बैट्समैन से यस कहते हैं सर। हाँ थोड़ी देर चेकअप करो। तो ये हेड है, राइट। तो यहाँ पे भी अगर मान लो बॉल लग गई तो इसका मतलब क्या है, पेशेंट को हेड इंजरी हो सकती है। और हेड इंजरी का जो सबसे माइल्ड फॉर्म होता है, राइट, वो कंकशन होता है, सबसे माइल्ड। जैसे मान लो किसी को सिर पे एक ईंट मार दो, तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए वो डिसोरिएंटेड हो, थोड़ी देर लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो, थोड़ी देर कंफ्यूज्ड स्टेट में हो, दैट इज कंकशन। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने कह दिया सिर फट गया, तब कोई कंकशन का मतलब नहीं है। सिर अगर फट गया तुम्हारा तब तो चोट लगी गई है, राइट। कुछ भी बाहर से अप्रेंट नहीं है, तब भी आपको माइल्ड
हेड इंजरी, ब्रेन इंजरी चेक करने के लिए कंकशन टेस्ट करना होता है। इसी तरीके से मैंने कह दिया इंजरी और ज्यादा सीवियर है तो मैंने कह दिया कंट्यूजन हो गया, लेसरेशन हो गया, फट गया सर, और अंदर ब्रेन में भी माइक्रो हेमरेजेस वगैरह हो गए। ओके। इसी तरीके से और आगे चल के हम लोग देखेंगे कि पेशेंट में क्या हो जाए, इंट्राक्रेनियल हेमेटोमा हो जाए, पेशेंट को हेड इंजरी हो, ब्लीड हो और ब्लड के ढेर सारे क्लॉट्स ब्रेन में, ब्रेन की कवरिंग्स के बीच में डिपॉजिट हो जाएं। आगे चल के ये प्रेशर इफेक्ट से बहुत सारी प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं। ओके। इंट्रा सेरिब्रल ब्लीड भी हो सकता है, मतलब दिमाग के अंदर ब्लीड भी हो सकता है, दैट इज वेरी वेरी डेंजरस। ओके। तो हम लोग आज के लेक्चर में मेनली बात करेंगे हेड इंजरी, ब्रेन इंजरी से रिलेटेड चीजों की। हेड इंजरी एज सच उतना डेंजरस नहीं है। मान लो मैंने कह दिया स्कल बोन फ्रैक्चर हो गया, कोई बात नहीं, स्कल बोन फ्रैक्चर हो गया फिर जुड़ जाएगा। माइक ऑन है, आप लोग बताइए अगर किसी को हेड इंजरी हुई है तो पहला इन्वेस्टिगेशन आप लोगों को क्या कराना चाहिए? हेड इंजरी हुआ है बताइए। जी। सीटी कराना चाहिए, सीटी वेरी सीटी। नाइस। सीटी हेड बहुत कम टाइम लगता है सीटी हेड कराने में, एमआरआई में ज्यादा लगता है। प्लस सीटी अगर करा रहे हो तो बोन का फ्रैक्चर होगा तो ये बेहतर दिखेगा। सेरिब्रल हेमरेज होगा, अगर मान लो अंदर हेमरेज हो गया होगा तो ये भी आपको व्हाइट कलर का एप्रिसिएट हो जाएगा। सीटी कराने में 5 मिनट लगेगा, एमआरआई कराने में करीब आधा घंटा लग जाएगा, राइट? तो सीटी स्कैन। अब तुम में से कौन मुझे बताएगा कि ये आपका कॉन्ट्रास्ट होगा कि नॉन कंट्रास्ट होगा? नॉन कंट्रास्ट होगा। कंट्रास्ट मत डाल देना, नहीं तो कहीं फट गया होगा, ब्लीड होगा तो वहां पे डाई लीक कर जाएगी। ओके। तो नॉन कंट्रास्ट सीटी, वेरी नाइस। चैट सेक्शन में मैं देख सकता हूँ सबके आंसर्स आ रहे हैं, जैसे आंचल के, सुरभि के, राइट, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरीके से सीटी स्कैन विल बी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। ओके। अब मान लो मैंने कह दिया किसी पेशेंट को हेड इंजरी, तो हेड इंजरी कैसे बताओगे? मान लो पेशेंट कह रहा है छत से गिर गए, ऊपर से कुछ कटा फटा नहीं है, ये कैसे बताओगे कि हेड इंजरी सीवियर है कि कम सीवियर है, सीटी करा लो कि सीटी ना कराओ? क्या चीजें पूछना चाहिए उस पेशेंट से, बताइए कोई। जैसे यहाँ पे देखो अक्सर वोमिटिंग हेड, पूछना चाहिए सर। क्या सर आपको चीज? वोमिटिंग आ रहा है कि नहीं? राइट, एक बार से ज्यादा वॉमिटिंग, वेरी गुड। वॉमिटिंग एक बार आए चलो ठीक है, एक बार से ज्यादा वॉमिटिंग हो। ओके। और एक तो आप लोगों ने बता दिया वॉमिटिंग हो गई बार बार, तो इसका मतलब ये सीरियस है, भले ही। हेडेक। राइट, सीवियर हेडेक, परसिस्टेंट हेडेक, बहुत बढ़िया। और दौरा आ जाए, सीजर, दौरा समझते हो? राइट। झटका सर। हाँ, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो जाए, जैसे कोई हाथ पैर काम करना बंद कर दे, राइट। पेशेंट का कॉन्शियसनेस लेवल ऑल्टर हो जाए, पेशेंट को नेजल ब्लीड हो जाए, पेशेंट को सॉरी ईयर ब्लीड हो जाए, तो ये सारी चीजें अगर हैं तो इसका मतलब चोट गहरी है। यहाँ पे देखो अगर ऐसा कुछ हो गया, राइट, इसका मतलब भी चोट गहरी है। इसको क्या सर विजन, कहते? विजन राइट, प्रॉब्लम हो सकती है। राइट। विजन जा सकता है, हियरिंग जा सकता है, उसकी मेमोरी जा सकती है, मेमोरी लॉस। गजनी देखा है तुम लोगों ने, गजनी मूवी? यस सर, आमिर खान। वेरी नाइस। तो उसके सिर पे चोट लगी थी शायद, यस और सर। 15 मिनट के लिए भूल जाता था, राइट। तो मेमोरी लॉस भी हो सकता है, चाहे आगे की चीजें ना याद कर पाए, एंटीरोग्रेड या रेट्रोग्रेड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा, ठीक है। विजन, मेमोरी, कुछ भी जा सकता है, स्पीच जा सकती है, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे ये देखो ये क्या चीज है, यहाँ पे आई के अराउंड हेमेटोमा है, राइट। हम लोग इसी को कह देते हैं रैकून आइज, या इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, पांडा आइज। कितने लोगों ने पांडा देखा है अपनी लाइफ में, या रैकून? अब ये मत कहना कि सर आप पांडा दिखा दीजिए इस क्लास में, या रैकून दिखा दीजिए। वैसे मैं दिखा सकता हूँ, ये देखो, ये कौन सा एनिमल है, कौन बताएगा? कौन तुम में से बहुत ज्यादा एनिमल लवर है? रैकून। रैकून है। आई के किनारे देखो इसके क्या हो रखा है, इस तरीके से ब्लैक रहता है। तो जब कभी कोई मार धाड़ कर लेता है, जैसे तुम लोग भी कभी मार धाड़ खा किए होगे, तो कभी एक घूसा लग गया होगा तो रैकून आइज बन जाती है कि नहीं बन जाती है? बन जाती हैं यार। कुछ करे वरे हो लाइफ में कि नहीं करे हो? इसी तरीके से
एक और चीज होती है जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, बैटल साइन कह देते हैं। तो बैटल साइन भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। राइट, जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कि किसी पेशेंट को चोट लगी और कान के पीछे ब्लैक हो गया। अक्सर तुम लोग देखते हो जब लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं तो दो ही जगह उनको जबरदस्त निशान मिलते हैं, एक कान के आसपास और एक आईज के आसपास। यहाँ पे तुम लोग अप्रिसिएट कर पा रहे हो, कुछ इस तरीके से कान के पीछे ब्लीड हो रखा है, सबक्यूटेनियस ब्लीड। इसको बैटल साइन कहते हैं। ऐसे लगता है बहुत बड़ा काम करके आ रहे हैं, जंग में जीत के आ रहे हैं, थोड़ा बहुत चोट लग गई है, समथिंग लाइक दैट। तो हिस्ट्री भी लोगे आप लोग पेशेंट में कि कैसे गिरा, कब गिरा, ओके, कितना देर हो चुका है, वॉमिटिंग कितनी बार हो गई, अनकॉन्शियस हुआ कि नहीं पेशेंट, ओके, पहचान रहा है सबको कि नहीं, मेमोरी लॉस है कि नहीं, सारे उसके हाथ पैर चल रहे हैं कि नहीं, समथिंग लाइक दैट। तो मेरे ख्याल से इतना बेसिक काफी है। अब हम लोगों को अपना लेक्चर स्टार्ट करना चाहिए। हम लोग करीब 1.5 घंटे इस लेक्चर को पढ़ेंगे। राइट, हो सकेगा तो और मैं जल्दी रैप अप कर दूंगा, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हेड इंजरी। तो इसको अगर कुछ नहीं समझ आता है तो बाद में यू गाइस कैन आस्क योर क्वेश्चंस, ओके। सबका माइक फिलहाल मैंने म्यूट कर दिया है। मैं बात करूंगा हेड इंजरी। मैं 50 स्लाइड्स पढ़ाऊंगा आज के लेक्चर में, राइट, ताकि तुम लोग आखिरी बार हेड इंजरी पढ़ रहे हो, ओके। क्योंकि ऐसा टॉपिक है, इसको क्या ही रोज रोज पढ़ोगे। और अगर हेड इंजरी का पेशेंट आए तो मैनेज करना आना चाहिए। उल्टा सीधा मैनेजमेंट कर दोगे तो पेशेंट हो सकता है नाराज होके चला जाए इस दुनिया से, और इमरजेंसी में पेशेंट आएगा तो तुम भी हो सकता है पिट जाओ। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन कॉन्टेक्स्ट टू इमरजेंसी में, राइट। बेसिकली हम लोग हेड इंजरी की बात करेंगे, बहुत तरीके से हो सकता है। हम लोग बात करेंगे ट्रॉमा की वजह से, ड्यू टू ट्रॉमा। और अगर ट्रॉमा बहुत जोरदार रहेगा तो आगे चल के दिस कैन रिजल्ट इनटू ब्रेन इंजरी, दिस कैन रिजल्ट इनटू ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, रिजल्ट इनटू, ये एच आई हो गया, राइट, दिस कैन रिजल्ट इनटू ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। व्हाट इज दिस? ट्रॉमेटिक ब्रेन injury. This is your TBI. Okay, this is your traumatic brain injury. तो बेसिकली जो हेड इंजरी ज्यादा डेंजरस होता है वो तभी होता है जब ब्रेन इंजरी उसमें इन्वॉल्व हो, राइट। और हिस्ट्री में यही लेने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास पेशेंट आया, भले ही उसको बाहर से ब्लीड, कंट्यूजन, बाहर स्कैल्प, ट्रॉमा वगैरह हो या ना हो, कुछ चीजें आपने पूछनी है, हम लोग वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है किसी को हेड इंजरी हो रखी है। देखते हैं सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में, ओके, सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में क्या है। जैसे इस डायग्राम में देख पा रहे हो, यहाँ पे भी हेलमेट लगाने के बावजूद, सोचो एक टाइम था सुनील गावस्कर खेलते थे, उन्होंने कभी हेलमेट ही नहीं लगाया, कभी उनको इंजरी ही नहीं हुई। आजकल के बैट्समैन की पता नहीं क्या ही टेक्निक है, स्पिनर भी बॉलिंग करता है तो हेलमेट लगा के खेलते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैंने कह दिया बॉल हिट्स हेलमेट, बॉल हिट्स हेलमेट, ओके। तो मैं कह रहा हूं यहाँ पे हेड इंजरी के चांसेस हैं, राइट, हेड इंजरी के चांसेस हैं। और आगे चल के मैंने कह दिया इसी की वजह से इट माइट अफेक्ट योर ब्रेन फंक्शन लीडिंग टू ब्रेन इंजरी एज वेल। मेनली हम लोगों को ब्रेन ही बचाना होता है, राइट, ब्रेन इंजरी एज वेल। यहाँ पे देखो ऐसे लग रहा है किसी का कहीं पे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है, ओके। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, जब भी आप लोग वार्ड वगैरह में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की बात करते हो तो आरटीआई से रिप्रेजेंट करते हो, आरटीए से, ओके। तो ये कुछ आपके टर्मिनोलॉजीज हो गए, जैसे हेड इंजरी एच आई, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी टीबीआई, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। यहाँ पे ऐसे आप लोग अप्रिसिएट कर पा रहे हो कि ऐसे लगता है सिर में चोट आ गई है, ओके। अब अगर मान लो किसी को सिर में चोट आ गई है, उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है, तो उसका भी एक तरीका है, राइट। उसके पहले स्पाइन को आप इमोबिलाइज करते हो, राइट। खासकर सर्वाइकल स्पाइन मोड़नी ओड़नी नहीं चाहिए, एकदम स्ट्रेट रहनी चाहिए। कहीं पे ब्लीड हो रहा है तो वहां पे प्रेशर लगा के रखोगे, ओके, ताकि फर्दर ब्लीड ना हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं, हेड इंजरी एंड ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। अगर मैंने कह दिया यहाँ पे अगर फोर्स लग गया, राइट, किसी भी तरीके का फोर्स हो, तो हम लोग क्या कह सकते हैं,
पहले स्कल अफेक्टेड होगा, आगे चल के अगर ये बहुत ज्यादा सीवियर है, राइट, हाई इंटेंसिटी ट्रॉमा है, तो ब्रेन इंजरी भी हो सकती है। ओके, बहुत टाइप से हो सकता है, शेयरिंग फोर्स हो, एंगुलर इंजरी हो, राइट, हो सकता है एकदम 90 डिग्री पे इंजरी हो। मैं यहाँ पे एंगल्स वगैरह की बात नहीं करूंगा, मैं कहूंगा हेड में चोट लग गई, राइट, ट्रॉमा हो गया, तो हेड स्कैल्प इंजरी हो सकती है, स्कल इंजरी हो सकती है, और इंट्राक्रेनियल हेमेटोमा मतलब ब्रेन इंजरी हो सकती है। ओके, तो वी आर टॉकिंग अबाउट हेड इंजरी एंड ब्रेन इंजरी ड्यू टू ट्रॉमा। ब्रेन की अगर मैं बात करूं, दिस पार्ट इज मोर इम्पोर्टेंट, नोन एज ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। यहाँ पे देखो, ये आपका स्कल है, स्कल बोन, ओके, इसी के अंदर आपका थोड़ा सा ब्रेन है। जितना ज्यादा तेज चोट लगेगी, पहले स्कल जाएगा, स्कल प्रोटेक्ट करता है, स्कल सही हो गया तो आपका ब्रेन चला जाएगा। ओके, लेकिन अब ऐसा नहीं कि स्कल के बाद सीधे ब्रेन आता है, बीच में आपकी मेनिंजीज भी आती हैं, ब्रेन की कवरिंग्स भी आती हैं, राइट, वो भी ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। अभी देखते हैं, यहाँ पे ऐसे मान लो कि किसी इंसान का सिर यहाँ से टकरा गया, ओके, तो जाहिर सी बात है एक इम्पैक्ट यहाँ पे होगा, और ये जो ब्रेन है ये पीछे जाके स्कल बोन से भी टकराएगा, तो हम लोग कहते हैं कूप एंड काउंटर कूप इंजरी। जहां पे चोट लगी है वहां पे भी प्रॉब्लम होगी, और उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड ऑफ ब्रेन पे भी प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे मान लीजिए मैंने कह दिया क्रिकेट बॉल है, कोई हेलमेट लगा के नहीं खेल रहा था, राइट, और सीधे यहाँ पे लग गया, तो जाहिर सी बात है इस तरीके से इसका इम्पैक्ट आएगा, स्कल फ्रैक्चर होगा, मेनिंजीज वगैरह हो सकता है रप्चर हो, वहां पे हेमेटोमा हो, जैसे एक्स्ट्रा ड्यूरल, इपीड्यूरल, सब ड्यूरल, सब एरेक्नॉइड, और ज्यादा डीप हो गया तो हो सकता है इंट्रा सेरिब्रल ब्लीड हो। ओके, इंट्रा सेरिब्रल हेमेटोमा हो। अब यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा है जो कि आप लोग फिजिक्स में काफी पढ़ते थे। ये फॉर्मूला है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन, मास इनटू एक्सिलरेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं कह रहा हूं किसी को हल्की सी चोट आ गई, राइट, कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट किसी ने मार दिया, ओके, मान लो मैंने कह दिया पेन से सिर पे मार दिया, तो पेन का तो मास बहुत कम रहेगा, राइट। इसी तरीके से मैंने कह दिया पेन से नहीं मारा, किसी ने बुलेट इंजरी करवा दी, गोली मार दिया या पत्थर मार दिया, तो उसका मास भी ज्यादा हो सकता है, एक्सेलरेशन भी ज्यादा हो सकता है। तो ये किसी को कितना डीप चोट लगेगी डिपेंड करता है, कि जैसे मान लो पेशेंट बहुत तेज बाइक चला रहा था, इसका मतलब एक्सेलरेट कर रहा था, अचानक किसी चीज से लड़ गया, तो एक्सेलरेशन हुआ, डिसेलरेशन हुआ, राइट, और जहां पे इम्पैक्ट हुआ वहां पे इंजरी हुआ। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी मैं हेड ट्रॉमा की बात करता हूँ, हेड इंजरी की बात करता हूँ, राइट, किसी भी एंगल से लगे इंजरी तो होगी ही अगर लग गई है, या मैंने कह दिया ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। ओके, तो हिस्ट्री लेना है भाई, छत से गिर गए, कितने ऊपर से गिर गए, कब गिरे थे, राइट, TBI, दिस इज ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। ओके, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, हेड ट्रॉमा हो गया, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो गया, तो यहाँ पे इंजरी कितना होगी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, और फोर्स कितना यहाँ पे लग रहा है, जो ट्रॉमा का फोर्स है, दैट डिपेंड्स इनटू मास इनटू एक्सिलरेशन, राइट। बड़े से पत्थर से कोई मारेगा, ज्यादा मास होगा तो ज्यादा चोट लगेगी, तेजी से फेंक के मारेगा, राइट, तो ज्यादा चोट लगेगी। ओके, ये तो बहुत ही सिंपल चीजें हैं। एक्सीलरेशन, ओके, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, राइट, इससे किसी को मार रहे हो, तो हम मैंने कह दिया लेस इंजरी होगा। ओके, मैंने कह दिया इतने बड़े मास से मार रहे हो, और एक्सीलरेशन काफी ज्यादा है, तो मैं कहूंगा ज्यादा इम्पैक्ट होगा, ज्यादा इंजरी होगा। ओके, तो ये तो कॉमन सेंस रिलेटेड था, राइट, कि इंजरी डिपेंड करेगा कि कितना तेज किसी ने पत्थर से मार दिया हो, या पेशेंट खुद जाके पत्थर से लड़ गया हो, बाइक चला रहा हो, कार एक्सीडेंट हो गया हो, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो यहाँ पे देखो जो मैं बताना चाहूंगा, एक प्राइमरी इंजरी होता है, एक सेकेंडरी इंजरी होता है। अगर मान लीजिए मैं ब्रेन इंजरी की बात करूं, राइट, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, ये बेसिक बता रहा हूँ, आगे देखेंगे। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, ओके, जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया प्राइमरी इंजरी हुआ, स्कल फ्रैक्चर हो गया, राइट, मैंने कह दिया अभी तक ब्रेन लगभग नॉर्मल है, ब्रेन सीम्स नॉर्मल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने देख लिया स्कल फ्रैक्चर है, ब्रेन नॉर्मल है, तो आगे ब्रेन नॉर्मल ही रहेगा, राइट। आगे चल के अगर आपने इस पेशेंट को सही से मैनेज नहीं किया, तो आगे चल के हो सकता है ब्रेन एडिमा हो जाए,
राइट, पेशेंट को हाइपर टेंशन हो जाए, राइट, पेशेंट हो सकता है कोमा में पहुंच जाए, पेशेंट को हो सकता है दौरे वगैरह आने लगे, या पेशेंट में हो सकता है हर्निएशन होने लगा, इंट्राक्रेनियल हर्निएशन, ओके, समथिंग लाइक दैट। या मान लीजिए मैंने कह दिया पेशेंट हो सकता है शॉक में चला जाए, ओके। तो ये आपके सेकेंडरी ब्रेन डैमेज जो हो गए, सेकेंडरी इंजरीज हो गए। जैसे मान लो मुझे लगता है पेशेंट को सेरेब्रल एडिमा है, तो स्कल इंजरी के साथ जो पेशेंट आया है उसको मुझे मैनिटॉल दे देना चाहिए था, राइट। ये जो सेकेंडरी ब्रेन इंजरी है इसी को तो बचाना है, पहली इंजरी तो हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं हेड इंजरी की बात करूँ या ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी की बात करूँ, तो वी हैव टू प्रिवेंट सेकेंडरी ब्रेन इंजरी। सेकेंडरी ब्रेन इंजरी थोड़ी देर के बाद हुई, तुरंत नहीं हुई। सिर में चोट, जैसे मान लो तुम बाइक से गिर गए कहीं पे, पैर पे चोट लगी, तो हो सकता है तुरंत तुम्हें ना पेन पता चले ना तुरंत तुम्हें स्वेलिंग पता चले। वही अप्लाई होता है ब्रेन के लिए, हो सकता है स्वेलिंग थोड़ी देर के बाद आए, एडिमा थोड़ी देर के बाद आए, पेशेंट का विजन लॉस, पेशेंट का ब्लड प्रेशर, पेशेंट का क्या कहते हैं मेंटल स्टेटस, ये सब हो सकता है थोड़ी देर के बाद इफेक्ट हो, ओके। तो हमें सेकेंडरी ब्रेन इंजरी को प्रिवेंट करना होता है, राइट, प्राइमरी इंजरी को देखते हुए, ओके। प्राइमरी इंजरी अभी हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके। अब देखो प्राइमरी इंजरी में क्या क्या चीजें आ गई, मैंने कह दिया स्कल में घाव बन गया, स्कल फट गया, राइट, स्कल बोन टूट गई, कंट्यूजन्स हो गए, ओके, सेरिब्रल लेसरेशंस हो गए, कंट्यूजन मतलब माइक्रो हेमरेज वगैरह हो गए, इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो गया, और एक और हो जाए होता है डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी। इसमें हेमरेज वगैरह उतना नहीं होगा, राइट, बहुत ज्यादा मैक्रोस्कोपिक चेंजेस भी नहीं आएंगी, ज्यादातर एंगुलर फोर्स सियरिंग फोर्स से होता है, एक तरीके से ब्रेन सेल्स थोड़ी सी रोटेट हो जाती हैं, ओके। थोड़ा बहुत एडिमा वगैरह मिल सकता है, और दिस कैरीज अगेन वेरी पुअर प्रोग्नोसिस। सेकेंडरी ब्रेन इंजरी, मान लो मुझे सिर पे चोट लग गई, तो शुरू में तो मुझे केवल इतना ही था, आगे चल के हो सकता है मुझे हाइपोटेंशन हो जाए, आगे चल के हो सकता है इंट्राक्रेनियल टेंशन भी बढ़ जाए और मुझे हाइपर टेंशन हो सकता है मुझे हाइपॉक्सिया हो, सांस लेने में प्रॉब्लम हो, ऑक्सीजन कम हो जाए, हो सकता है मेरा बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन कम हो जाए, टेम्परेचर कम होने लगे, हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वगैरह हो जाए, हो सकता है फ्री रेडिकल डैमेज वगैरह होने लगे। तो यही मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो एम होता है टू प्रिवेंट सेकेंडरी ब्रेन इंजरी, राइट। सेकेंडरी ब्रेन इंजरी शुरू में इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि पूरा एम यही होता है कि सेकेंडरी ब्रेन इंजरी ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कह दिया पेशेंट में सेरिब्रल एडिमा हो गया, दिमाग के अंदर सूजन हो गई, एंड मैंने कह दिया हाइपर टेंशन हो गया। तो जब पेशेंट हेड इंजरी का आएगा तो इसको आप लोग क्या दे दोगे, इंजेक्शन मैनिटॉल, स्टेरॉइड वगैरह नहीं दोगे, राइट, कहीं कहीं स्टेरॉइड दे देते हैं। तो ये सारी चीज भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ओके। तो बेसिक मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर किसी को सिर पे चोट लगती है, तो ये नहीं कि सिर पे चोट लगी आपने सीटी स्कैन करा दिया कह दिया ये ठीक है, राइट, या कह दिया नहीं ठीक है। इस पेशेंट को फॉलो करना जरूरी है क्योंकि कुछ चेंजेस आगे चल के आएंगे। हेड इंजरी के पेशेंट को 48 आवर तक एडमिट करना जरूरी है, खासकर अभी हम लोग कुछ हिस्ट्री में क्वेश्चंस पूछेंगे अगर वो हो तो, ओके। तो दिस इज वेरी बेसिक, मैंने कह दिया प्राइमरी इंजरी हुआ, सब टूट फूट गया, लेकिन उसके बाद पेशेंट में कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस आ रहे हैं, कुछ सेकेंडरी चेंजेस आ रहे हैं, राइट। अगर इसको नहीं रोकोगे तो इसका मतलब ये फेटल हो सकते हैं, इससे पेशेंट की डेथ हो सकती है, राइट। अब अगर हेड इंजरी की बात करूं मैं, तो ट्रॉमा हेड को हुआ है, राइट, तो सारे स्ट्रक्चर्स अफेक्टेड हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए सिर पे किसी ने चाकू मार दिया, तो यहाँ पे केवल स्कैल्प इंजरी है, यहाँ पे स्कैल्प इंजरी, राइट। यहाँ पे मैंने कह दिया स्कल बोन नॉर्मल है, सर फट गया है लेकिन केवल ऊपर की स्किन सबक्यूटेनियस टिश्यू, स्कल बोन इज नॉर्मल। यहाँ पे मैंने क्या कह दिया, स्कल ही फ्रैक्चर हो गया, इस तरीके से लिखा जाए तो ये फ्रैक्चर है, राइट, दैट इज फ्रैक्चर स्कल बोन, ओके। अगर स्कल बोन का फ्रैक्चर होता है तो हो सकता है ये स्कल बोन नीचे की तरफ आपकी क्या हो जाए, डिप हो जाए, राइट। तो हम लोग कह देते हैं डिप्रेस्ड फ्रैक्चर्स। डिप्रेस फ्रैक्चर डिप होगा तो जाहिर सी बात है आगे चल के ब्रेन को अफेक्ट करेगा। तो जो डिप्रेस फ्रैक्चर्स होते हैं
स्कल के, उसमें बहुत ज्यादा चांस होता है इंट्राक्रेनियल डैमेज के। ब्लड वेसल्स मतलब अंदर जाके ब्लीड होना है, अभी हम लोग इसी में इंट्राक्रेनियल हेमेटोमा की बात करेंगे, हेमेटोमा। इसी तरीके से ब्रेन, ब्रेन में आपका कंट्यूजन मिल सकता है, राइट, ब्रेन फट सकता है, ब्रेन में आपका लेसरेशन मिल सकता है, ब्रेन में आपका हो सकता है कुछ ना दिखे लेकिन एक्सॉन्स वगैरह की फंक्शनिंग कम हो जाए, डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी, DAI दिख सकता है। ओके, तो कुछ इस तरीके से अगर किसी को हेड ट्रॉमा हुआ तो जाहिर सी बात है ये सारे स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा डेंजरस है वो ये वाला पार्ट है कि ब्रेन के अंदर ब्लीड हो जाए, सब ड्यूरल स्पेस में ब्लीड हो जाए, एपीड्यूरल स्पेस में ब्लीड हो जाए, इंट्रासेरिब्रल ब्लीड हो जाए, ओके, सब एरेक्नॉइड ब्लीड हो जाए, या ब्रेन सेल्स ही शहीद हो जाए, इतनी तेज इंजरी हो कि न्यूरॉन्स वगैरह ही डैमेज हो जाए। ओके, तो इस तरीके से अगर हेड इंजरी हुआ तो ये उसके उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ओके, ये प्राइमरी ब्रेन इंजरी है। आगे चल के मैं क्या कह रहा हूँ, सेरिब्रल एडिमा हो सकता है, ब्लीड हो गया, अनीमिया हो सकता है, शॉक में जा सकता है पेशेंट, हाइपरटेंशन हो सकता है, सीजर्स आ सकते हैं। उन्हीं को रोकने के लिए मैनेज करोगे, बाकी ये सब तो जो होना था हो गया है। अगर नहीं मेडिकली मैनेज कर पाओगे, राइट, तो हो सकता है आपको सर्जिकल मैनेजमेंट यहाँ पे करना पड़े। तो दीज आर द स्पेक्ट्रम ऑफ हेड इंजरी। आगे चलते हैं, ये आपकी ढेर सारी स्कल बोन्स हैं। तो मैंने कह दिया अगर किसी को हेड ट्रॉमा हुआ, राइट, तो स्कल बोन का फ्रैक्चर हो सकता है। स्कल बोन का फ्रैक्चर होगा, आप लोग आगे चल के CT हेड कराओगे, इससे डायग्नोसिस कंफर्म हो जाएगी। अभी हम लोग ढेर सारा CT स्कैन डिस्कस भी करेंगे इस लेक्चर में। तो यहाँ पे स्कल बोन्स कौन कौन सी हो गई, जैसे आगे की तरफ यू है फ्रंटल बोन। ओके, तो जब एक्सरे भी करा सकते हो, लेकिन अब सिर का एक्सरे कराते नहीं, पहले सब होता था। हमें CT कराना है, नॉन कंट्रास्ट। ओके, इसी तरीके से और आपकी जो मेन मेन बोन्स हैं, जैसे पेराइटल बोन हो गई ऊपर वाली, राइट, इसी तरीके से पीछे वाली बोन हो गई ऑसिपिटल, राइट, इसी तरीके से साइड वाली बोन हो गई टेम्पोरल, राइट। बाकी और भी आपके मैक्सिला टूट जाता है, मैंडिबल टूट जाता है, स्फिनोइड बोन टूट जाता है, राइट। तो मैं कह रहा हूं अगर हेड इंजरी हुई, देर इज एवरी चांस ऑफ गेटिंग स्कल फ्रैक्चर, राइट। अब ये आगे देखने वाली बात है, वेदर अंडरलाइंग ब्रेन इज नॉर्मल और नॉट, अंडरलाइंग ब्रेन नॉर्मल और नॉट। ओके, तो हेड इंजरी मैं कह रहा हूँ स्कैल्प पूरा टूट जाए, कोई बात नहीं, ब्रेन तो बच गया, धीरे धीरे स्कैल्प को हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है, ये अपने आप जुड़ जाएगा। लेकिन अगर ब्रेन इंजरी सिग्निफिकेंट है तो हो सकता है पेशेंट फुली रिकवर। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं किसके, स्कल बोन्स के। तो हेड इंजरी हुआ है तो स्कल बोन डेफिनेटली फ्रैक्चर हो सकते हैं, राइट, एक या मल्टीपल। और कहीं अगर ये डिप्रेस्ड फ्रैक्चर है, मतलब स्कल बोन अंदर की तरफ चली गई, तो इसका मतलब अंदर ब्रेन के स्ट्रक्चर्स को काफी ये अफेक्ट कर सकता है। ओके, और आगे चलते हैं। यहाँ पे एक चीज बताना जरूरी हो गया बेसिक्स में, मैंने कह दिया ब्रेन अगर है तो ब्रेन को केवल स्कल बोन प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास मेनिंजीज भी हैं। तो आपके पास 3 मेनिंजीज होती हैं, राइट। ये क्या हो गया, 3 मेनिंजीज, हम लोग कह देते हैं दैट इज कवरिंग्स ऑफ ब्रेन। व्हाट इज दिस, दिस इज कवरिंग्स ऑफ ब्रेन। और इसके ऊपर आपका स्कल बोन है, राइट, मैं यहाँ पे स्कल भी बना ले रहा हूँ, ये आपका स्कल है। ओके, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे ये एम्फेसाइज करना चाह रहा हूँ, उसके ऊपर भी स्कैल्प है, सॉफ्ट टिश्यू, ये लो इसको भी बना दी, स्कैल्प मतलब सॉफ्ट टिश्यू ओवर स्कल। तो इस इतना ज्यादा प्रोटेक्टेड आपका स्ट्रक्चर है ब्रेन, मेरे ख्याल से बॉडी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे आउटर आपके पास ड्यूरा मैटर हो गया, मिडिल वन यू हैव एरेक्नॉइड मैटर, इनर मोस्ट यू हैव पाया मैटर। यहाँ पे आपके पास क्या हो गए, 3 मेनिंजीज हो गए, राइट, 3 मेनिंजीज। ओके, दीज आर योर 3 मेनिंजीज, ये भी ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं, ओके, ब्रेन को कवर करते हैं। स्कल बोन तो है ही, तो नोट करके लिखना है, नोट, ब्रेन इज मेनली प्रोटेक्टेड बाय, राइट। सोचो अगर स्कल बोन ना होता तो ब्रेन का क्या हाल होता, कभी ना कभी हम लोगों का ब्रेन शहीद हो चुका होता।
नंबर वन मैं मेन बता रहा हूँ, स्कल बोन्स। नंबर टू, मेनिंजीज, राइट, जो कि थ्री इन नंबर है। यू हैव ड्यूरा मैटर, आउटर मोस्ट, यू हैव एरेक्नॉइड मैटर एंड यू हैव पाया मैटर। ओके, अभी हम लोग देखेंगे इन्हीं मेनिंजीज के बीच में क्या है, स्पेसेस हैं। जैसे ड्यूरा मैटर के ऊपर यू हैव एक्स्ट्रा ड्यूरल या एपीड्यूरल स्पेस, ड्यूरा मैटर के नीचे यू हैव सब ड्यूरल स्पेस, एरेक्नॉइड मैटर के नीचे यू हैव सब एरेक्नॉइड स्पेस। राइट, तो यहाँ पे सब एरेक्नॉइड स्पेस में सीएसएफ वगैरह रहता है, और एक तरीके से ब्रेन इंजरी को बचाते हैं, कुशन जैसा काम करते हैं ये लोग। ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या कह दिया, तीन आपके पास मेनिंजीज हैं। अब देखो यहाँ पे एक और डिस्कशन इंपॉर्टेंट आ जाता है, मेनिंजीज पढ़ाने के बाद ही ये मैं बता सकता था। जैसे मान लो मैंने कह दिया ये ड्यूरा मैटर है, ओके, ये एरेक्नॉइड मैटर है, ये आपका एक और कलर ले लेते हैं, पाया मैटर है, और यहाँ पे इंसान का ब्रेन है, दिस इज पाया मैटर। ओके, इसके ऊपर आपके पास यू हैव एरेक्नॉइड मैटर, इसके ऊपर भी आपके पास क्या हो गया, ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर इज आउटर मोस्ट, राइट, दिस इज योर आउटर मोस्ट। ओके, तो अगर इस तरीके के तीन ये आपकी क्या हो गई, मेनिंजीज। ओके, अब देखो मेनिंजीज ब्रेन के बाहर भी हैं। ये जो ड्यूरा मैटर होता है ना, ये ब्रेन के अंदर भी पहुंच जाता है। ब्रेन को दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइड कर दिया, और ब्रेन को, मतलब सेरिब्रम को, सेरिबेलम से भी डिवाइड कर दिया। सेरिबेलम जो कि बैलेंसिंग के लिए है। तो एक बार ड्यूरा मैटर यहाँ पे अंदर चला गया है, और एक बार मिड लाइन में चला गया है, तभी आपका ब्रेन राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर में डिवाइडेड हो जाता है। ओके, तो मैं कह रहा हूँ इसके ऊपर आपका स्कल है। तो यहाँ पे कुछ स्पेसेस हैं, जैसे ये वाला जो स्पेस है नंबर वन, इसको हम लोग कह देते हैं इपीड्यूरल स्पेस, या इसी को हम लोग कह देते हैं एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस। यहाँ पे भी आगे चल के ब्लीड मिलेगा। इसी तरीके से ड्यूरा मैटर के ठीक नीचे, राइट, यू हैव सब ड्यूरल स्पेस, ये सब पढ़ना पड़ेगा, राइट, सब ड्यूरल स्पेस। उसी तरीके से एरेक्नॉइड मैटर के नीचे सब एरेक्नॉइड स्पेस। तो अभी जब चोट लगेगी तो इससे पहले कि ब्रेन डैमेज हो, ये एरियाज ब्लड से फिल हो जाती है, राइट। तो अगर ड्यूरा मैटर के ऊपर है तो इपीड्यूरल, ड्यूरा मैटर के नीचे है तो सब ड्यूरल, एरेक्नॉइड मैटर के नीचे है तो दैट इज सब एरेक्नॉइड स्पेस। अब ये जो ड्यूरा मैटर है, ये ब्रेन को दो तीन पार्ट में डिवाइड कर देती है। जैसे लॉन्गिट्यूडनली सेरिब्रम में ये कुछ इस तरीके से चल गया, राइट, तो एक तरफ राइट हेमिस्फीयर हो जाएगा, एक तरफ लेफ्ट हेमिस्फीयर हो जाएगा। इसी तरीके से सेरिब्रम और सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम को डिवाइड करने के लिए ड्यूरा मैटर एक बार और हॉरिजॉन्टल तरीके से क्या करती है, ब्रेन को सेग्रीगेट करती है। ऊपर मेनली सेरिब्रम होता है, नीचे मेनली सेरिबेलम होता है, राइट। तो यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स आप लोग देख पा रहे हो, टेंटोरियम सेरिबेलाई एंड फाक सेरिबेलाई। तो मैं कह रहा हूँ ड्यूरा मैटर आपकी बाहर भी है, राइट, ड्यूरा मैटर फॉर्म्स फाक सेरिब्राई, राइट, और एक और आपका क्या है, टेंटोरियम सेरिबेलाई। इस डायग्राम में भी आप लोग देख पा रहे हो, राइट। ये इंपॉर्टेंट है फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हर्निएशन, फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्रेन हर्निएशन, राइट। हर्निएशन का मतलब कोई कंटेंट कहीं और होना चाहिए था, और वो क्या हो गया, कहीं और पहुंच गया। ओके, तो जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया ये आपका क्या हो गया, फाक सेरिब्राई, ये, राइट, फाक्स सेरिब्राई, और ये आपका क्या हो गया, टेंटोरियम सेरिबेलाई, ये टेंटोरियम सेरिबेलाई। ओके, तो ये देखो ब्रेन को इधर डिवाइड कर दिया, इधर डिवाइड कर दिया। लेकिन क्या हो जाता है कि जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया किसी को हेड इंजरी हुआ, हेड इंजरी होता है तो यहाँ पे प्रेशर वगैरह इंक्रीज करेगा। यहाँ पे भी आप लोग देख पा रहे हो हेमेटोमा बन रहा है, प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो ब्रेन के जो ऊपर के पार्ट्स होते हैं वो नीचे आने लगते हैं, राइट, मेडुला ऑब्लोंगेटा, स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रल कैनाल में। इसी को मैंने कह दिया क्या, ब्रेन आपका हर्निएट हो रहा है,
ब्रेन हर्निएट होने लगा, इसका मतलब ब्रेन का आर्किटेक्चर चेंज होने लगा, राइट। दिस कैन बी फेटल। ओके, फेटल। तो जब हम लोग कहते हैं प्यूपिल का साइज, अभी आगे देखेंगे, अनइक्वल हो गया, दोनों प्यूपिल पे टॉर्च मारोगे अनइक्वल हो गया, दिस इज हाईली सजेस्टिव ऑफ ब्रेन हर्निएशन। तो कोई हेड ट्रॉमा का पेशेंट आता है तो उसमें दो चीज जरूर करते हैं, एक ग्लॉस्गो कोमा स्केल, और दूसरा हम लोग क्या कर लेते हैं, प्यूपिल साइज को देखते हैं, राइट, वेदर इट इज नॉर्मल, एबनॉर्मल और अनइक्वल। तो ये हर्निएशन वाला कॉन्सेप्ट का मतलब ये है, अगर ट्रॉमा वगैरह होगा तो कुछ ना कुछ ऊपर के कंटेंट नीचे जा सकते हैं, राइट। अंकस वाला पार्ट जो होता है सबसे पहले नीचे जाता है, दिस इज रिलेटेड टू योर थर्ड नर्व, इसीलिए प्यूपिल्स सबसे पहले डायलेट होना स्टार्ट होती हैं, राइट। तो एक बार फिर से देख पा रहे हैं, यहाँ पे फाक्स सेरिब्री है, यहाँ पे टेंटोरियम सेरिबेलाई है, एक हेमिस्फीयर ये हो गया सेरिब्रम का, एक ये हो गया फाक्स सेरिब्राई यहाँ पे आ गई। फिर मैंने कह दिया ये टेंटोरियम सेरिबेलाई है, ये वाला स्ट्रक्चर, इसने आपके सुप्रा टेंटोरियल पार्ट को बना दिया और इंफ्रा टेंटोरियल को बना दिया। ओके, समथिंग लाइक दैट। तो अक्सर जब हेड ट्रॉमा होता है ये वाले कंटेंट इधर नीचे आने लगते हैं, इसी को मैं इतनी देर से कह रहा हूँ, दिस इज इंफ्रा टेंटोरियल हर्निएशन, राइट, वेरी वेरी डेंजरस, इंफ्रा टेंटोरियल हर्निएशन, राइट। ये टेंट लाइक स्ट्रक्चर, इसीलिए इसको टेंटोरियम सेरिबेलाई कहते हैं, इंफ्रा टेंटोरियल हर्निएशन। ओके, अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं कहता हूँ प्यूपिल साइज अनइक्वल हो जाती हैं, राइट, खासकर उस साइड वाली डायलेट हो जाती है, नॉन रिएक्टिंग हो जाती है। यहाँ पे देखो ब्रेन स्टेम यहाँ पे है, और कुछ कंटेंट्स आपके क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ आ जा रहे हैं, फोरामेन मैग्नम की तरफ, राइट। तो मैं यही कह रहा हूँ, जैसे मैंने कह दिया ब्रेन पुश्ड डाउनवर्ड्स, राइट, और नीचे आ गया टूवर्ड्स फोरामेन मैग्नम, टूवर्ड्स फोरामेन मैग्नम, राइट। तो ये भी आपका क्या हो गया, हर्निएशन ऑफ ब्रेन। तो अगर मैं कह रहा हूँ किसी को चोट लग गई, चलो एडिमा वगैरह हुआ, लेकिन अगर ब्रेन ही आपका हर्निएट कर गया, जहां था वहां से इधर उधर शिफ्ट होने लगा, इसका मतलब बहुत सारे वाइटल स्ट्रक्चर सब कंप्रेस हो सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, प्यूपिल अनइक्वल हो सकती है, पेशेंट का कॉन्शियसनेस ऑल्टर हो सकता है, पेशेंट का हार्ट रेट, रेस्पिरेटेड, बीपी अफेक्टेड हो सकता है, पेशेंट में डेथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके, यहाँ पे मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स। जब भी कोई पेशेंट आपका हेड इंजरी का आता है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया ये नॉर्मल है, यहाँ पे प्यूपिल आपको कहाँ दिख रही है, दिस इज योर नॉर्मल प्यूपिल, ये ब्लैक वाला, राइट, दिस इज योर नॉर्मल प्यूपिल। जब पेशेंट के प्यूपिल पे लाइट डालोगे, जैसे यहाँ पे है, तो प्यूपिल देखो छोटी हो गई, अब ये छोटी हो गई, राइट। तो मैंने कह दिया प्यूपिल हैज बिकम स्मॉल, तो ये नॉर्मल है कि प्यूपिल रिएक्ट करे, तो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट कर गई, इसका मतलब प्यूपिल को पता चल गया कि लाइट आ गई है, रिएक्ट करना चाहिए, राइट। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ पेशेंट के आंख पे आपने लाइट डाला, यहाँ पे प्यूपिल उसी साइज की है, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, जैसे यहाँ पे देखो छोटा हो गया था यहाँ, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ लॉस ऑफ लाइट रिफ्लेक्स। ओके, और यहाँ पे क्या हो गया, डायलेटेड प्यूपिल। तो अगर प्यूपिलरी चेंजेस आ रहे हैं, इसका मतलब कुछ न कुछ इंट्राक्रेनियल टेंशन इंक्रीज हो रखा है, और अगर यही प्यूपिल अनइक्वल हो जाती है, इसका मतलब ब्रेन में हर्निएशन भी स्टार्ट हो गया, राइट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक फॉर प्यूपिल साइज, राइट, बोथ whether they are normal, whether they are reacting, whether these pupillary reactions are equal or unequal. Okay, चलिए हेड ट्रॉमा में और डिटेल पैथोजेन से जानने से पहले हिस्ट्री पे आ जाते हैं, राइट। जब भी कोई हेड ट्रॉमा का पेशेंट होगा तो आप लोग पूछोगे, राइट, व्हाट टाइप ऑफ हेड इंजरी, व्हाट टाइप ऑफ हेड इंजरी का मतलब ये हो गया कि इवेंट कैसे हुआ, कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जिसको आप लोग आरटीए कहते हो, राइट। इससे पता चल जाएगा कि किस टाइप से डैमेज हुआ होगा। इसी तरीके से फॉल फ्रॉम हाइट हो सकता है, फॉल फ्रॉम हाइट एक्सीडेंटल भी हो सकता है, सुसाइडल भी हो सकता है, होमिसाइडल भी हो सकता है, फॉल फ्रॉम हाइट,
अभी मैंने कुछ क्रिकेट वगैरह का एग्जांपल दिया था। ओके, तो टाइमिंग पूछना है यहाँ पे, राइट, टाइमिंग कि कब आपको इंजरी हुई है। कुछ यहाँ पे लीडिंग क्वेश्चंस पूछने हैं, राइट, अगर मरीज होश में नहीं है तो उसके अटेंडेंट से पूछनी है, राइट। मैं कहूंगा मोर देन वन वॉमिटिंग एपिसोड्स। अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो वो बता देगा मोर देन वन वॉमिटिंग एपिसोड। अगर ये ऐसा कुछ है तो इसका मतलब भले ही ऊपर से कोई इंजरी नहीं दिख रही है, दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट, ये पूछना है। ओके, दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट। इसी तरीके से अगर मैं कह दूं हिस्ट्री ऑफ अनकॉन्शियसनेस, अब मैं नहीं कह रहा हूं मौके पे कॉन्शियसनेस है, आफ्टर इंजरी फॉर सम टाइम, राइट, इसका मतलब चोट गहरा है, राइट। हिस्ट्री ऑफ नेजल ब्लीड, राइट, हम लोग कह देते हैं एपिस्टैक्सिस। हिस्ट्री ऑफ ईयर ब्लीड, तो ये सारी चीजें अगर पेशेंट में मिल रही हैं तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसका मतलब है मिडिल क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर हो रखा है। ओके, तो यहाँ पे ये सारी चीजें पूछना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कोई हेड इंजरी का पेशेंट आता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें और हैं। हेड इंजरी का पेशेंट आया है, पूछोगे साइमल्टेनियसली देखते भी रहोगे क्योंकि टाइम कम है। यहाँ पे कुछ इस तरीके का एक हेमेटोमा है बिहाइंड ईयर, राइट, तो हम लोग इसी को कह देते हैं बैटल साइन। इसका मतलब है कि ब्रेन के मेनली बेस पे कुछ ना कुछ फ्रैक्चर हो रखा है। द सेम अप्लाइज टू दिस ऑल्सो, दिस इज नोन एज पांडा आईज, या मैं कह दे रहा हूँ इसी को रैकून आईज। रैकून के जो आई होते हैं उनके किनारे किनारे ब्लैक इस तरीके से